Hello, my dear students. I hope you all are fine. Today, in this session, we are going to continue the chapter ray optics. और ray optics के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं refraction of light through a rectangular ग्लास स्लैब। देखिए, एक ग्लास स्लैब क्या होती है? कांच की बनी हुई एक रेक्टेंगुलर स्लैब जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल, और उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होती है। 10th क्लास में बहुत इस तरह का हमने बनाया है, राइट? लेट्स से दिस इज द रेक्टेंगुलर स्लैब वी आर हैविंग, राइट? और इस रेक्टेंगुलर स्लैब का जो कि ग्लास की बनी हुई है, लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n, और इसके आसपास क्या है? एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1, राइट? इसकी जो साइड्स हैं वो इस तरह से हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी साइड पे ऑब्लिकली एक लाइट रे फॉल करती है, तो ए बी क्या करेगी? ए बी इंटरफेस का काम करेगी, जिसके नीचे क्या है? ग्लास, और जिसके ऊपर क्या है? एयर। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहां पे क्या ड्रॉ होगा? नॉर्मल। अब अगर ये लाइट रे के रास्ते में स्लैब ना आती तो लाइट रे को ऐसे सीधा चलना था, लाइट रे वुड हैव गॉन स्ट्रेट। पर अभी स्लैब आ गई है, तो क्योंकि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ, ये क्या होगा? रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पे आके फिर से इसका मीडियम चेंज होना है। अब इंटरफेस का काम कौन करेगा? सी डी, क्योंकि इसके ऊपर ग्लास है और नीचे एयर है, और क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ए बी साइड का परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी सरफेस का नॉर्मल और सी डी सरफेस का नॉर्मल आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। और ये वाली जो लाइट रे है ये इंटरसेक्टिंग हो गई, तो अगर ये एंगल आर है, दिस इज एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल आर, बाय व्हाट प्रॉपर्टी? बाय अल्टरनेटिंग एंगल प्रॉपर्टी। और यहां से लाइट रे जो बाहर आती है, वो 10th क्लास तक आप पढ़ते थे कि ओरिजिनल पाथ के पैरेलल बाहर आती है। तो सबसे पहला आपको यही प्रूव करना है कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट मतलब बाहर आ रही है, पी क्यू आर और एस। तो पी क्यू क्या है? इंसिडेंट रे, क्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस क्या है? इमर्जेंट रे। तो सबसे पहले ये प्रूव करना है कि जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है ये आपस में पैरेलल है। सबसे पहली चीज तो यही प्रूव करनी है हमें। अब इनको पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल आई और ई इक्वल है, क्योंकि अगर एंगल आई और एंगल ई इक्वल हुए तो इसका मतलब ये लाइट रेज या तो कोइंसाइडिंग है या पैरेलल है। ठीक है, हमें पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एट इंटरफेस ए बी। इंटरफेस ए बी पे क्या हो रहा है? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ कैसे लगाना है? जैसे मैंने सिखाया तुम्हें, ठीक है? अब इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 इंटू इधर के एंगल का साइन, यानी कि साइन आई, इज इक्वल टू इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप शुरू में चाहो कि इसके अराउंड कोई और मटेरियल है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कॉल इट n1, ग्लास के मटेरियल को n2, एयर के मटेरियल को फिर से n1 लेके तो ऐसे भी काम चला सकते हैं।
लास्ट में क्या पुट कर देंगे, इफ इट इज सराउंडेड बाय एयर तो n1 की वैल्यू कितनी पुट कर दो 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1 होता है। तो n1 इंटू साइन आई, फिर किस में आ गई, ग्लास के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और साइन ऑफ क्या आ जाएगा r। यहां से साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर आ जाएगा, n2 बाय n1 के आ जाएगा, कॉल इट इक्वेशन 1। अभी क्या करो, किस इंटरफेस की बात करो, अब बात करते हैं एट इंटरफेस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, CD। इंटरफेस CD पे क्या हो रहा है, लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2, और साथ में साइन ऑफ दिस एंगल r इज इक्वल टू, बाहर आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n1, और साथ में क्या आ जाएगा साइन ऑफ E। अब कोशिश करना कि इधर n2 बाय n1 है तो इधर भी n2 बाय n1 बना लो, तो n2 बाय n1 बनाने की कोशिश में आपको साइन r उधर लेके जाना पड़ेगा, तो ये चीज बन गई। ध्यान से देखो, जो इक्वेशन 1 है वो भी n2 बाय n1 की रेशो देती है, जो इक्वेशन 2 है वो भी n2 बाय n1 की रेशो देती है। इक्वेटिंग 1 एंड 2, अगर आप इनको इक्वेट कर दो तो क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू साइन ई बाय साइन आर। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, साइन का इनवर्स ले लो दोनों तरफ, तो एंगल आई किसके बराबर आ जाएगा, ई के आ जाएगा। तो व्हाट डज इट प्रूव्स, इट प्रूव्स दैट कि जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल बाहर आ रही है, पहली चीज होगी। अच्छा, फिर हम और क्या देखते हैं इसमें कि ये जो लाइट रे है ये इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गैप रखती है, मतलब इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में इतना गैप है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, लेट्स कॉल दिस पॉइंट L। यहां पे RL क्या है, लेटरल शिफ्ट, या फिर इसको कई बार लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल देते हैं, और इसको मैं यहां पे डिनोट कर रहा हूं x के साथ। तो हमें वो फाइंड आउट करना है, टू फाइंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज ये है रेक्टेंगुलर स्लैब से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, ये पूरा एंगल आई है तो कायदे से ये भी पूरा एंगल आई बनेगा वर्टिकली अपोजिट, तो उसमें से आर एंगल निकल गया, तो अल्टीमेटली ये कितना बचा, दिस इज आई माइनस आर। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल QLR में जाऊं मैं, QLR के अंदर साइन ऑफ आई माइनस आर की वैल्यू निकालूं तो वो क्या बनेगी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हु इज द परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, सो RL इज द परपेंडिकुलर, हु इज द हाइपोटेन्यूज, QR इज द हाइपोटेन्यूज, सो RL हो गया x और हाइपोटेन्यूज का कुछ पता नहीं है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई QR इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर, कॉल इट इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू का पता चल जाएगा अगर QR का पता चल जाए, किसी तरीके से QR निकाल सकते हैं। देखो, आई नो दैट कि जो स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस जो है दैट इज T, दिस इज नोन टू मी, और मेरे को क्या पता है साइन ऑफ एंगल आई। अगर मैं यहां से बाय कंस्ट्रक्शन इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं एंड लेट इट फॉल on CD at what point, at point M, making an angle of 90 degree, तो QMR भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। QMR के अंदर अगर हम cos R फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि QM बाय QR
तो यहां से क्यू आर क्या आ जाएगा, क्यू एम बाय कॉस आर, क्यू एम क्या है टी, तो हमारे क्यू आर की वैल्यू आ गई टी बाय कॉस आर। यहां से इस नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं, इसको इरेज कर दें, इज नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज। तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स x इज इक्वल टू टी बाय कॉस आर साइन आई माइनस आर। ठीक है, अब आपको लगता है कि डेरिवेशन यहां पे खत्म हो जानी चाहिए, पर नहीं खत्म होगी। क्यों, हमें नोन पैरामीटर कौन कौन थे, तो थिकनेस ऑफ द स्लैब गिवन थी टी, और दूसरी क्या चीज गिवन थी, दूसरा एंगल आई गिवन था, बाकी सब चीजें तो बाद में आई हैं। तो इस डेरिवेशन से आर को खत्म करना होगा। अब ये कैसे करें, ठीक है, साइन आई माइनस आर है, तो यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो आ ही सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब क्या करो, यहां से साइन आई बाहर निकाल दो और कॉस आर को अंदर ले जाओ। तो पहली टर्म के पास तो साइन आई है, बाहर निकल आएगा, दूसरी टर्म के पास साइन आई नहीं है, तो अंदर साइन आई से मल्टीप्लाई और साइन आई से डिवाइड करके बाहर निकाल लो और कॉस आर को अंदर ले जाओ, साइमल्टेनियसली। कॉस आर बाय कॉस आर माइनस, यहां से एक तो आपने साइन आई बाहर निकाल लिया तो साइन आई नीचे आ जाएगा, एक कॉस आर अंदर लेके आए थे वो नीचे आ जाएगा, ये चीज बन जाएगी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। कैंसल 1। अच्छा, एक काम कीजिए, ये वाले साइन आर को उठा के साइन आई के नीचे ले आइए। क्या करना है, इस साइन आर को उठा के साइन आई के नीचे ले आते हैं, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, लेट मी डू इट हियर, x is equal to t sin I 1 minus cos I by, यहां पे आएगा cos R और यहां पे हो जाएगा sin I by sin R। What is sin I by sin R? That's nothing but Snell's law। Snell's law मतलब n2 by n1 क्या आएगा, या n2 by n1 को इन शॉर्ट में क्या बोल सकता हूं, n21। ठीक है, अच्छा, अगर बगल में एयर हुई तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और n2 को n के बराबर रख दो, तो सिंपली आपका यहां पे क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो वो अकॉर्डिंगली आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे cos r को खत्म करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उधर ले जाओ तो रूट बन जाएगा। चलिए, अब n21 को अंदर ले आओ, जब n21 को अंदर लेके आओगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट n21 स्क्वायर माइनस n21 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर r, यही चीज थी। अभी आपको पता है कि n21 क्या है, साइन आई बाय साइन आर। अगर इसको इधर लाऊं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर आर n21 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर आई के, तो रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनल हमारा आंसर बनेगा t sin I 1 माइनस कॉस I बाय अंडर रूट n21 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में I और n के अलावा कुछ भी नहीं है, I और n के अलावा कुछ भी नहीं है।
तो यहां से पता चलता है कि जो लेटरल शिफ्ट है वो थिकनेस ऑफ स्लैब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपने स्लैब ऐसे रखी है या ऐसे रखी है, फर्क पड़ेगा। जिधर थिकनेस ज्यादा मिलेगी उधर लेटरल शिफ्ट भी ज्यादा मिलेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतनी शिफ्ट बढ़ेगी। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतनी शिफ्ट कम हो जाएगी। राइट, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, क्या कभी गर्मियों के दिनों में आपने एक सिटी से दूसरा सिटी विजिट किया है? अगर आपने किया है कार में या बस में, तो आपने कोई ना कोई हाईवे या एक लंबी सड़क यूज की होगी। ठीक है, स्टेट हाईवे हो सकता है, नेशनल हाईवे हो सकता है। तो जब आप वो सड़क यूज करते हो, उस सड़क पे बहुत दूर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे पानी गिरा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप पास जाके देखते हो तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। राइट, इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं मिराज, मृग तृष्णा। हिरन को ऐसा लगता है कि वहां पे पानी है, भाग के पास में जाता है, वहां कुछ नहीं होता। दूसरी चीज है मेरे पास डायमंड। डायमंड इतना ज्यादा शाइन क्यों करता है? क्या राज है इसके पीछे? ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं। अच्छा, इन सिचुएशंस का जवाब देने के लिए फिजिक्स आती है। फिजिक्स कहती है कि एक्चुअली उन सिचुएशंस में एक घटना हो रही है, एक फिनोमेना हो रहा है जिसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सर शायद कहीं ना कहीं इसका नाम सुना है किसी टीचर से या साथ वाले बच्चे से, ठीक है, लेकिन ये है क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा दी। देखो सिंपल है, समझाता हूं अभी। समझ लो ये कोई नदी है, ये कोई तालाब है, किसी स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूं, उसमें पानी है, ट्रांसपेरेंट, नीट एंड क्लीन। यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, वी हैव अ बल्ब है, लाइट सोर्स। तो इस लाइट सोर्स से अगर एक लाइट रे ऐसे वर्टिकल अपवर्ड जाती है तो ये जो इंटरफेस है, ऊपर इसके क्या है, लेट्स से एयर है, और नीचे इसके क्या है, वाटर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ठीक है, जो लाइट रे ऐसे जाएगी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? 0। क्यों? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो यही नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल और लाइट रे कोइंसाइड कर रहे हैं तो आई क्या हो गया? 0। तो बाय स्नेल्स लॉ आर भी क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये लाइट रे बिल्कुल ऐसे सीधा ऊपर को निकल जाएगी। सिंपल। चलिए, उसके बाद एक दूसरी लाइट रे लेते हैं जो थोड़ा सा ऑब्लिकली आई है, थोड़ा सा ऑब्लिकली। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव ये यहां पे R1 आएगी, क्योंकि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, एक तीसरी लाइट रे लेता हूं जिसमें मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले से ज्यादा कर देता हूं तो मैं देखता हूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। यही तो स्नेल ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो लाइट रे है अब वो रिफ्रैक्ट होने के बाद पानी की सरफेस के साथ साथ चलने लगी, पैरेलल टू द वाटर सरफेस। राइट, पैरेलल टू द वाटर सरफेस चलने लगी। इस सिचुएशन में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहूंगा। क्या कहूंगा? अभी पता चल जाएगा क्यों क्रिटिकल बोलते हैं। क्रिटिकल का मतलब इससे पहले कुछ और हो रहा है, इसके बाद कुछ और हो रहा है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके पहले और बाद सब कुछ बदल गया। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। अच्छा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने इससे भी ज्यादा बढ़ा दिया ना, तो अब पता है क्या होगा?
अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया तो इस सिचुएशन में लाइट रे बाहर जाने की बजाय अंदर ही वापस मुड़ जाएगी एग्जैक्टली उतने एंगल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी, राइट? तो ऐसा लग रहा है जैसे इस सिचुएशन में यहां पे क्या आ गया हो, एक मिरर आ गया हो कि लाइट रे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे और मुड़ गई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, आई और आर क्या है, इक्वल है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज्यादा है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप टी आई आर? टी आई आर आप डिफाइन करोगे इज अ फिनोमेना in which a light ray comes back into the same medium if it tries to go from denser medium to rarer medium and angle of incidence is greater than the critical angle. क्रिटिकल एंगल से पहले क्या हो रहा था, लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही थी, क्रिटिकल एंगल के बाद क्या हो गया, लाइट रे सेम मीडियम में आ गई। तो दो कंडीशंस यहां पे पता चलती हैं टीआईआर की। पहली, लाइट जो है वो ट्रैवल करनी चाहिए कहां से कहां, लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर यहां पे ये पूछा जाता है कि ये क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, हाउ विल वी कम टू नो कि किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उसमें मैं हेल्प करता हूं। एक्चुअली जो क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, राइट? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू, रेयर के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, हेल्प कीजिए मेरी स्नेल्स लॉ लगाने के लिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का n है और एयर का तो ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 1। सो क्या अप्लाई करेंगे, एक ही तो चीज है हमारे पास, ले देखिए स्नेल्स लॉ कहां पे, ऑफ कोर्स इंटरफेस पे लगेगा। तो लाइट रे जब वाटर में है तो वो सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रही है, तो n इंटू साइन आई इज इक्वल टू, जा वो किधर रही है, एयर में, सिर्फ इस केस को छोड़ के, तो 1 इंटू साइन आर। अच्छा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया था, उस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया था, 90 डिग्री। पुट कर दीजिए यहां पे 1 into sin 90, what is the value of sin 90, that is 1। so यहां पे n into sin IC is equal to 1 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, is equal to 1 upon sin IC। this is the relation between refractive index of the denser medium with respect to rare medium and critical angle। यहां से आपको पता हो कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, उसके लिए आप क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे वैसे ही ले रहा हूं मैं, कांच है, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरेजली 1.5 होता है। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एवरेजली हम यहां पे कितना ले रहे हैं, 1.5। अदरवाइज ये 1.48 से लेके 1.62 के बीच में वेरी कर सकता है, मैं एवरेज वैल्यू ले रहा हूं। अगर इसको यहां पे पुट करें और यहां से आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखो, तो जो साइन आईसी है 0.66, 1.5 को नीचे ले आओ, डेसिमल हटा लो, तो यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है वो 41 पॉइंट समथिंग बनेगी, अप्रोक्सीमेटली 41 ले लेता हूं मैं। तो इसका मतलब ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल, कांच के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 41 है, राइट? टीआईआर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यही कॉन्सेप्ट वो मिराज में लगता है। मिराज में आपको क्या लगता है, एक्चुअली दूर गिरा हुआ पानी क्यों लगता है, क्योंकि पेड़ों की, आसपास की पेड़ों की, ट्रैफिक की नीचे ऐसे शैडो बन रही होती है जैसे तालाब के पास खड़े हो जाए हमारी बनेगी। वो क्यों बनती है, जो जमीन के पास की हवा है
वो तो होती है गर्म, और ऊपर होती है हवा ठंडी। ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो उस वृक्ष के, उस ट्री के टॉप से अगर कोई लाइट रे नीचे आने की कोशिश करे तो वो TIR होके हमारी आंखों में पड़ती है। हम यहां पे खड़े हैं, TIR होके हमारी आंखों में पड़ती है। अब अपनी आंखों को सीधी डायरेक्शन में देखने की आदत है, तो उसको लगता है कि ये लाइट कहां से आ रही है, नीचे से आ रही है। नीचे से कहां से, उसकी परछाई से, ठीक है, उसकी नीचे बनी एक वर्चुअल इमेज से। तो वो वर्चुअल इमेज की वजह से हमें वहम होता है कि दूर पानी गिरा हुआ है, और कोई रीजन नहीं है इसका। चलिए, अब TIR की ये वाली एप्लीकेशन के अलावा थोड़ी और प्रैक्टिकल और अच्छी एप्लीकेशन बताई जाए, तो वो अच्छी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।